जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 16 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रैक्टिस है दोस्तों कौन सा का 17। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा और आप सभी मित्र इस को शुरुआत में ही अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रैक्टिस सेट को दोस्तों अच्छे से देखिए और जो मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस सेट के जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको भी दोस्तों देखिए। संडे स्पेशल क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और आपको मैंने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराया, आगे भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से और सब कुछ आप अच्छे से देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ये सब कुछ आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे। और दोस्तों मैंने कोर्स भी आपका पूरा कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अब आप सभी मित्र अपने कोर्स में से जिस भी चैप्टर में जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप आसानी से देख सकते हैं, जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। इस पे क्लिक करिएगा और पूरा सिलेबस आप इसके अंदर का देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा। आपसे कहता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, देखिएगा दो इक्वेशन है 2x - 3y बराबर 13 और 7x माइनस का 2y बराबर 20। इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको समीकरण को हल करने के लिए दो विधियां बताई हैं। एक विधि आपको प्रतिस्थापन विधि बताई है, दूसरी विधि मैंने आपको विलोपन विधि बताई है। किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं जब प्रश्न में ना लिखा हो। तो मैं किस विधि से सॉल्व करने जा रहा हूं, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं कौन सी विधि मैं यूज कर रहा हूं उसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करें अपनी उत्तर पुस्तिका में 2x - 3y बराबर 13 2x - 3y बराबर 13 इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दें और 7x माइनस का 2y बराबर 20 इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या होगा। देखिए x यहाँ भी x यहाँ भी y यहाँ भी या y यहाँ भी। अब आप x के कोफिशिएंट देखिए, x के गुणांक देखिए। x के पड़ोस में क्या चिपका है, यहाँ 2 चिपका है, यहाँ 7 चिपका है लगा है। यहाँ पर y के गुणांक 3 है, यहाँ y के गुणांक 2। तो गुणांक जब बराबर होते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, थोड़ा आसान हो जाता है। और जब बराबर नहीं होते हैं तब उन्हें बराबर किया जाता है। अब हम बराबर कैसे करेंगे, तो हम y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, कैसे बराबर करें, तो समीकरण 1 में देखिएगा यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो यहाँ कैसे कैसे बराबर होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे है तो 2 3 6 हो जाएगा। बात समझ पाया कि नहीं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई की जाएगी। तो 2 दूना 4x माइनस 2 3 6y बराबर 26 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई, तीसरी बन गई। अब क्या करेंगे उसके बाद समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा करने पर या समीकरण 2 में 3 से, या समीकरण 2 को ऐसे कर लो, लिखो समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को ठीक है 2 से गुणा करने पर। आज जब हम 3 से करेंगे तो पूरी इक्वेशन को करेंगे। तो देखिए 3 × 21x माइनस 3
दूनी 6y बराबर 60 होगा, इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6y, यहाँ भी 6y, तो जब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, या यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस होता है, ऐसी कंडीशन में इक्वेशन को हम घटा देते हैं। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो कितना, 21x माइनस का 6y बराबर 60 लिख लिया। उसके बाद 4x और माइनस का 6y बराबर 26 लिख लिया। घटाने पे कहा है, वैसे वहाँ लिख चुके हैं तो सीधे यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, और यदि आपको ध्यान नहीं रहता तो एक बार आप यहाँ घटाने पर लिख लें। ठीक है, अब देखिएगा चिन्ह मैंने क्या किया है, ब्लैक से जो लिखा है, मतलब देखिए 4x वैसे तो पॉजिटिव था, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए प्लस की जगह माइनस लगा लिया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर लिया, और यहाँ प्लस इसलिए माइनस कर लिया। अब जो नए चिन्ह लगाए वही माने जाएंगे, तो माइनस का 6y प्लस का 6y सेम सेम कट गया। बचा क्या, जाके हमारे पास 21x में से 4x जाएगा तो 17x बचेगा ना, 17x। यहाँ देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा 3, 34। 17x बराबर 34 आया जाके, यानी कि यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 34/17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, x बराबर आपका 2 आया जाके। अब जो x की वैल्यू तो 2 आ गई, x की वैल्यू जो 2 आई, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे इसको 2 में रखें, किसी में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखना समीकरण 1 से, या लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू, यहाँ 2 लिखा, x की वैल्यू कितनी 2, तो 2 हो गया, माइनस 3y बराबर 13, तो 4 माइनस 3y बराबर 13 हो गया। तो 3y को उठाकर उधर ले जाएं, 3y को उठाकर उधर ले जाएं, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 13 इक्वल टू 3y, तो प्लस का 4 माइनस का 13 तो माइनस का 9 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू माइनस का 9/3, 3 एकम 3, 3 3 9, y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी -3 आई जाएगी। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट। तो बेहतरीन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आया है 2 नंबर में, नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान। सेकेंड, ये कौन सी विधि से मैंने सॉल्व किया, वो विधि का नाम बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8, इन दोनों को दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए फटाफट। हो गया, अगला देखिएगा, रब करें। सेकेंड के बाद थर्ड, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्या, x² प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। अब देखिएगा, इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। का गुणनखंड कीजिए, कैसे करेंगे, बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ये बहुत आसान है। क्या करना हमें, इसे क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो x² प्लस 3x प्लस 9/4 है। देखिए, ये तो एक तरीका तो मैंने वो बताया था, क्या इसकी मल्टीप्लाई करके करते हैं। दूसरा तरीका है, ये देखिए
ये a प्लस बी का होल आर स्क्वायर बनना। कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे रखिए प्लस 9/4 इसको लिख सकते 3/2 का होल आर स्क्वायर। सुनते रहिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 ही तो लिखा। और यहाँ पर प्लस 2ab होता तो 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 3/2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई क्या बताया मैंने, चूंकि a प्लस बी का होल आर स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे मैं ऐसे लिखवाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाद में प्लस 2ab लिखवाता हूं या बीच में लिखूं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ x हो गया और लास्ट में बी स्क्वायर बी की जगह पर 3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 2ab तो 2 इंटू ए कितना x और b कितना आपका 3/2 हो गया। तो डायरेक्ट देखिए इस फार्मूले से इस आइडेंटिटी से क्या x प्लस 3/2 हो गया, ठीक है, का होल आर स्क्वायर। बात समझ पाए ना, यानी क्या इसके फैक्टर है x प्लस 3/2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3/2, यही इसके गुणनखंड है। तो नीचे लिख सकते हो अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का के गुणनखंड बराबर ये। बढ़िया से आंसर लिख दीजिए, नोट करिए, नोट कर लीजिए भाई फटाफट। अच्छा एक सिंपल फैक्टर दूं, सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल फैक्टर दे रहा हूं, तीसरे के बाद चौथा, फोर्थ देखिएगा। आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। जैसे किया सेम टू सेम ऐसे ही है, सिर्फ मैंने डिजिट चेंज की है, तो ध्यान से इसको करिएगा। अगला देखिएगा, इसको रब कर दे भैया। 5th नंबर क्वेश्चन, 5वां आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसको नोट करिए भाई फटाफट, फिर 5वें की बात करते हैं। यदि किसी, बहुत ध्यान सुनिएगा, यदि किसी घास के मैदान, यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी बंधी एक बकरी 10.5 मीटर 10.5 मीटर 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती है, दूरी तक चल सकती है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है, वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है। अब ध्यान से देखो भाई, सुरभ करें।
आपसे कह रहा है यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी, एक घास का मैदान है जिसमें एक बकरी को बांधा गया, खूंटे से बांध दिया गया, ठीक, किसी चीज से उसको बांध दिया गया, और जिससे बांधा गया उस रस्सी की जो लंबाई है, कह रहा एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती, मतलब रस्सी की लंबाई इतनी ही होगी, ध्यान सुनते रहिए। तो ज्ञात कीजिए वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है, बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं ये बकरी का खूंटा मतलब जिससे बांधा गया है और इसकी ये रस्सी की लंबाई है, तो ध्यान सुनिएगा ये 10.5 है मीटर। भाई जब बकरी को बांधा गया होगा तो क्या किया गया, किसी न किसी रस्सी से बांधा गया होगा। तो मान लेते ये खूंटा गाड़ा गया, खूंटा समझ रहे हैं ना, अरे जिससे बकरी को बांधा गया, ठीक है, वो यहां इसमें बांध दिया गया है और ये बकरी के गले में रस्सी बंधी इतनी लंबी 10.5 मीटर। तो कह रहा है कि मैदान में बंधी बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती, मतलब जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही चल सकेगी कि नहीं, भाई वहीं तक जा सकेगी कि नहीं जा सकेगी। तो 10.5 मीटर बंधी जो रस्सी है, तो देखिए ये इतने एरिया को कवर कर सकती है, कितने एरिया को, इतने एरिया को कवर कर सकती है। थोड़ा मैं इसको बीच में मार दे रहा हूं, उस साइड बन गया, ये देखिए ये खूंटा है मतलब जिससे बंधी बकरी है और ये 10.5 मीटर है। अब ध्यान सुनिएगा, तो ये देखिए ओ मान ले, इसको यदि ए मान ले तो क्या ओ ए क्या हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा, तो यानी कि ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। यानी कि जो 10.5 मीटर ये वृत्त की, बोलते जाइए ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। ये 10.5 मीटर क्या वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वह क्या चल सकेगी, घास चल सकेगी। तो क्या लिखोगे, दिया है, में दिया है, कह रहा है यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती है, तो बकरी या ऐसे लिखो, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर बकरी घास एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती है। बकरी घास वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी, बकरी के गले में जो रस्सी पड़ी होगी, तो बकरी के गले में जो रस्सी पड़ी होगी वही क्या होगी, हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसमें रस्सी का वैसे जिक्र नहीं किया गया, वो खाली इतना लिखा है कि यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चल सकती है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर, फिगर बना लीजिएगा, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर हो गया। क्लियर है। अच्छा 10.5 मीटर है, तो इसको यदि हम थोड़ा और आसान करें, तो इसको यदि हम पॉइंट हटा लें, 10.5 है, और पॉइंट हटा के इसको क्या करें, हम पॉइंट हटा लें, इधर 0 बढ़ा लें, है कि नहीं। तो 5 से कटेगा, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 21/2 मीटर। थोड़ा मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया है, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। तो आप कहा, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है। तो लिखना वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का, या ऐसे लिखो, बकरी चर सकती है बराबर, चर सकती है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। बकरी कितने एरिया को चलेगी, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा। भाई बना इतने ही एरिया को तो चारों तरफ घूम घूम कर चल सकती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r की वैल्यू आपको दी है कितनी, 21/2, 21/2 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे 21/2 और गुणे 21/2, काट लीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा तो है नहीं, तो
11 तियाँ 33 हो गया। देखिए 11 तियाँ 33 हो गया और 33 की मल्टीप्लाई 21 से करिए तो 11 तियाँ 33 की मल्टीप्लाई जब 21 करेंगे तो 21 तियाँ 63 हो गया, सिला 6 और 21 तियाँ 63 और 63 और 6 बटे 2 693 बटे 2, इसको काट लीजिए। देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 तियाँ 6 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। यानी कि हमारा काटने पर 341.5 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आया। तो इतने एरिया को बकरी चर सकती है। तो नीचे लिखना अतः बकरी वह कह रहा वह कितने क्षेत्रफल में चर सकती है। अतः बकरी कितना 341.5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में चर सकते। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट कर लो भाई। 341 नहीं एक बार देखिए, 2 से काटा था ना, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 चक्कू 8, 13 बचा था ना, 2 छाग 12 होगा, 346 41 नहीं 346.5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को चर सकती है। नोट कर लीजिए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला कह रहा आपसे, अगला 6, यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी और 14 मीटर दूरी तक चल सकती है तो ज्ञात कीजिए वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है। इसको नोट करिए। तो ज्ञात कीजिए वह कितने क्षेत्रफल में चल सकती है, ठीक है। इसको रब करें। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 6 के बाद 7th आपसे कह रहा है, 7वां प्रश्न नोट करते रहे भाई। नोट हो गया, नोट करते रहो भाई फटाफट। अगला आपसे कहता है कि क्या कह रहा है कि देखिए 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा इसको। कह रहा है अंडर रूट a b की घात -2 c की घात 3 भागे अंडर रूट a क्यूब b स्क्वायर c की घात -3 और पूरे की घात, इसकी भी घात कह रहा -1 को सरल कीजिए। क्या कह रहा है? को सरल कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। को सरल कीजिए, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सरल करेंगे। क्या? अंडर रूट a b की घात -2 c क्यूब डिवाइड अंडर रूट a क्यूब b स्क्वायर c की घात -3 की पावर -1। देखिए भैया ये जो रूट है वो ये दोनों पर से हम हटाते हैं। रूट जो है वो हम क्या करेंगे, दोनों पर से हटा देते हैं। तो जब हम रूट हटा देंगे, या एक तरीका और है, देखिए रूट यदि हम रहने भी देते हैं तो देखिए चलो रहने दें इसको। एक तरीका रूट हटा के कर ले, दूसरा तरीका रूट रहने देते हैं। चलिए रूट रहने देते हैं। तो a b की घात -2 c की घात 3 इसको अपान में लिख लेते हैं। भाग का मतलब क्या? अपान में। तो रूट a की घात 3 b स्क्वायर c की घात -3 माइनस लिखा है और की पावर -1। अच्छा तो अंदर माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले और एक में पूरा कर ले। इसको अलग अलग लिखा होता, जैसे लिखा हो क्या, रूट a अपान रूट b, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं रूट a अपान b।
ठीक है, ये करने का नियम होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं a b की घात -2 c की घात 3 अपान में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की घात -3 b की घात -2 और c की घात 3 हो गया। c की घात 3 हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए c की घात 3 तो ये कैंसिल हो गया, b की घात -2 b की घात -2 कैंसिल होगा। बचा क्या जाके हमारे पास अंडर रूट के अंदर a और b ने a की घात -3। इसको देखिए अंडर रूट a ऐसे ही रहा और a की पावर -3 ऊपर जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर 1 और +3। इसके बाद इधर देखिएगा तो एक अंडर रूट कितना हो जाएगा a की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, तो डायरेक्ट चाहे लिख लो आंसर इसका a स्क्वायर या a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1/2। अब 1/2 मतलब क्या, रूट हटाते हैं तो 1/2 ही तो आता है। अच्छा, इस स्टेप को आप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लो भाई। तो अच्छा प्रश्न है भैया, ये नोट कर लीजिए, शानदार प्रश्न है, नोट करो भाई। अगला कह रहा है 7th के बाद 8th आपसे कह रहा है a स्क्वायर और a की पावर 5 यहाँ है और ये -3 है, ये यहाँ पर 3 है, ये c की पावर 5 है, यहाँ पर -5 है। ठीक, सेम प्रश्न किया मैंने, थोड़ा सा इधर उधर चेंज किया। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 8th के बाद 9th 9 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, संख्याओं की माध्यिका है, की माध्यिका है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन है इसके, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है 6.2, दूसरा ऑप्शन है 5.6, तीसरा ऑप्शन 5.0, अगला ऑप्शन है 3.0। ठीक है, अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखिए सबसे पहले आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो आपको पता है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती, एक जो है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, कई बार मैंने इसमें बताया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके 2 के बाद 3 और 3 के बाद आपके पास 5 और 5 के बाद 7 और 7 के बाद आपके पास 11। ठीक है, अच्छा अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब संख्या या तो उसको 1 से भाग करेंगे तब शेषफल 0 आएगा, या तो स्वयं से भाग करें तो शेषफल 0 आएगा। जैसे 2 है तो 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, 3 है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 5 और 7 और 11 स्वयं से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। अब कहा माध्यिका, तो माध्यिका मैंने कहा जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो बहुत आसान है। आसान क्या, देखिए एक आगे से काटे एक पीछे से, एक आगे से काटे एक पीछे से, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 5.0 का था तो तीसरा सही होगा। पर यही प्रश्न यदि आपसे किसमें अतिलघु में पूछा जाता तो आप करते क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी देखिए। यदि अतिलघु में पूछा जाता तो आप क्या लिखते, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बराबर 2, 5, 7, नहीं 3 है ना,
2,3, 5, 7, 11 ऐसे लिखते। क्या लिखते? लाइन लिखिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बराबर 2, 3, 5, 7, 11। फिर क्या लिखते? पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म n बराबर कितने? 5 है। और 5 कैसी संख्या? सम की विषम? तो कहेंगे सर विषम संख्या है, और नंबर है। तो जब विषम संख्या है तो विषम संख्या में माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर क्या होता है? n+1/2 वें पद का मान या वाम पद। तो देखिए n कितना आपका? 5 है, तो 5 + 1/2 वाम पद, तो कितना? 6/2 वाम पद। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी तीसरवां पद, थर्ड पद, तीसरा पद। तो 1, 2, 3, देखिए 5 आ गया। तो जब अति लघु में आता तो आप इस तरीके से सॉल्व करते। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट भाई। अगला देखिएगा, नौ के बाद 10, प्रथम 5 के बाद 7 कह रहे हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। देखिएगा ऑप्शन है 5, 7, 12 और 7.5। ठीक, जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों टाइप करिएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपनी अपनी स्तर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।